बागमती एक बार फिर उफान पर थी। ये तो इसका कायदा ही था। बरसात आई नहीं कि टेढ़ी हुई, बल्कि बरसात शुरू होने से पहले ही जब हिमालय की बर्फ़ पिघल कर पानी छोड़ना शुरू करती, बागमती टेढ़ी टेढ़ी चलने लगती थी। इसका गुस्सा अपने इब्तदाई दौर में बड़ा खूबसूरत हुआ करता था, लेकिन फिर तो कहर ढाती थी, कहर। बागमती से कुछ फासले पर पेड़ों के घने झुरमुट और फिर भुट्टे के खेतों से ज़रा हटकर वो छोटी सी बस्ती थी। वहाँ बाहर से आए हुए लोग अक्सर खामोशी से नेपाल में घुस जाया करते थे, कभी आम सी शॉपिंग के लिए, लेकिन ज़्यादातर स्मगलिंग और उससे भी बड़ी गैरकानूनी हरकतों के लिए। नेपाल की सरहद शुरू होने से कुछ पहले ही औरतें घरों के सामने बैठी स्वेटर बुनती दिखाई देने लगती थीं। रंग बिरंगे ऊन के लच्छों को बांस की छोटी छोटी खूबसूरत टोकरियों में लिए, जिन्हें वो खुद ही बनाती थीं, मशीन की तरह हाथ चलाती रहती थीं। बीच बीच में खपरैल या छप्पर के गरीबा मऊ घर के अंदर जाती, चूल्हे पर खदकता भात पसाती या किसी बच्चे का पेशाब पखाना धुलाती और फिर इत्मीनान से बाहर आकर हाथ चलाने लगती। ये सारे हाथ से बुने स्वेटर बाजार में आ जाया करते थे। मोटे खुरदुरे जिन गरीब हाथों ने बनाए होते, लगभग उसी तरह के गरीबों का जाड़ा भी कटवा दिया करते थे। इन बस्तियों में चिड़ियों की तरह फुदकते छोटे छोटे बच्चों में कुछ चिपटी नाक और तिरछी आंखों वाले भी दिखाई देते थे। सामान के साथ शायद लोग नेपाल से औरतें भी उड़ा लाया करते थे। बहरहाल नेपाल की सरहद पर कहीं रोक टोक तो थी नहीं। कोसी बेल्ट में तो कुछ मकानों का दरवाज़ा हिंदुस्तान में और पिछवाड़ा नेपाल में खुलता था, और जानवरों के लिए तो कहीं कोई सरहद होती ही नहीं। इधर से घर में घुस के मारें या उधर से घर में घुस आएं, तो इसलिए कैसे पता चलता कि वो अजगर कहीं इधर से आन निकला था या उधर से। लेकिन वो था एक अजगर। बागमती में तैरता हुआ आया या बालू में सरसराता या इंसानों वाली पगडंडी से गुजरता, मगर वो आया तो था। सांप इधर बहुत आम थे भी, खास तौर पर बरसात में जब सब्जा घना होता और पेड़ों पर गिरती बारिश की फुहार दिल के तार छेड़ती, तो सांप भी ज़्यादा फ़ुआल हो उठते। सलसल करते जिस्मों से हरी हरी घास पर लहरिए बनाते, तेज़ी से इधर उधर भागते अक्सर नज़र आ जाते थे। अभी हैं, अभी नहीं। अमूमन लोग उन्हें मारते नहीं थे। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि किसी जिंदा शय को मारना नहीं है, ता वक्ते के उससे नुकसान न पहुँचे। हाँ, गोश्तखोर लोग बेशक ग़िज़ा के लिए जानवर मार सकते हैं, लेकिन जब तक वो ज़िंदा हैं उनके साथ अच्छा सलूक किया जाना चाहिए। इसीलिए गांव में मुर्गियों को ऐसे दड़बों में कतई नहीं पाला जाता था जिनमें उनका खड़ा रहना तक दुश्वार हो। तो वो अजगर आन निकला और बालू ठाकुर के घर मुर्गियों के दड़बे में घुसकर 3-4 मुर्गियां और एक बड़ा सा मुर्ग डकार कर गोल गोल होकर वहीं पड़ गया। हर मुर्गी की जगह उसमें एक बड़ा सा कुबड़ निकल आया और दड़बे के तंग दरवाजे से अब उसका निकलना मुश्किल हो गया। वैसे भी अजगरों को पेट भर जाने के बाद सोने की आदत होती है। बालू ठाकुर का मुर्गियों का दड़बा बहुत बड़ा था, लगभग एक छोटे कमरे जैसा। उसका दरवाज़ा ख़ास तौर पर मजबूत था, इसलिए कि रात को लोमड़ियाँ बहुत आती थीं और बिल्लियाँ तो रात देखे ना दिन म्याऊं म्याऊं करती घूमती रहती थीं। तो इन सब से हिफाजत का ख्याल रखते हुए ही चुनचुन बढ़ई ने वो दड़बा बनाया था। अजगर घुसा तो गलती चुनचुन की नहीं, बल्कि अंडे समेटने को गई बालू ठाकुर की बूढ़ी दादी की थी, जिनके हाथ कांपते थे, सर हिलता था और आंखों में मोतियाबंद उतर चुका था। उन्होंने अंडे तो टो टो करके सारे समेट लिए, लेकिन दड़बे के दरवाजे की चिटकनी नहीं लगाई। हवा का झोंका आया तो दरवाज़ा खुल गया। रात का वक्त था। मुर्गियां आराम से परों में चोंच दिए बैठी रहीं कि अजगर आए और उन्हें निकले। जब होनी होती है तो ऐसा ही कुछ होता है। हर तरह की होनी के लिए ऐसा ही कुछ होता है। सुबह को लोगों ने देखा बची हुई मुर्गियां सहमी सुकड़ी कोने में घुसी बैठी हैं और बाकी हिस्से में अजगर गोल गोल होकर फैला पड़ा है, किसी बाहुबली की तरह। और बालू ठाकुर की 11 साला बेटी वहीं दरवाजे के पास बैठी जाली के छेदों में से उंगलियां डाल डालकर अजगर में यूं गड़ा रही है, जैसे वो अपनी माँ के आटा गूंथते वक्त नरम मुलायम आटे में गड़ाती और माँ से डांट खाती रहती थी।
गुहार मच गई। सबसे पहले तो इस ढीठ बच्ची को खींचकर अलग किया गया, फिर कुल्हाड़ी लाकर बालू ठाकुर ने अजगर को काट डाला। वो कमबख्त इस कदर सुस्त हो गया था कि उसने कुछ मज़ाहमत भी नहीं की। कुछ अरसे बाद गांव के ही मोची दुलारे ने उसकी खाल के चप्पल बना दिए, जिन्हें बालू ठाकुर और उनकी बीवी सटकाते फिरते थे। काश कुछ लोगों को भी काटकर उनकी खाल के चप्पल बना दिए जाते। ये 2 बरस पहले का वाक़या है। उससे अगली बरसात में गांव में एक तेंदुआ लागू हो गया था। सबसे पहले बिट्ठल के छप्पर पर चढ़ा हुआ दिखाई दिया। बिट्ठल की 2 भेड़ें हाल ही में ब्याई थीं और नन्हे मेमने बड़े से झउवे के नीचे बंद थे। पौ फट रही थी। बादल खुल के बरस के खुल गए थे। हवा नशा बखेरती लोगों में मीठा मीठा आलस भरती घूम रही थी। दरख्तों को बारिश ने खूब धोकर ज़मरुद का रंग दे दिया था और पत्तों की नोक से पानी की बूंदें ऐसे टपकती छोड़ दी थीं कि बूंदाबांदी का गुमान होता था। लगता था बारिश अभी थमी नहीं है। मलमल जैसे झीने अंधेरे में जब ना अंधेरा पूरा था न उजाला, बिट्ठल का बेटा चीख उठा कि तेंदुआ एक मेमना लेकर भागा है और दूसरे को भी पंजा मारकर जख्मी कर दिया है। भीड़ कहीं गुमसुम खड़ी थी। उस दिन से अलस सुबह दिशा मैदान जाने वाली औरतों ने अकेले जाना बंद कर दिया। वो 4-5 के ग्रुप में जाती और एक मोटा डंडा या कुल्हाड़ी सबसे मजबूत जवान औरत के हाथ में थमा दी जाती। तेंदुए ने कई छोटे मोटे जानवर और उठाए। इंसानों पर हमला तो नहीं किया, लेकिन एक दिन शाम को जाने वाली टोली की एक औरत को, जो थोड़ा पीछे रह गई थी, महसूस हुआ कि कोई और भी है जो उसके पीछे दबे पांव चला आ रहा है, बिल्कुल किसी चोर की तरह। हवा में एक महक है जो जानी पहचानी नहीं है, न फूलों की, न सब्जे की, न गोबर की, न गाय भैंस की। झाड़ियाँ यूं सरसराई हैं जैसे कुछ कहना चाह रही हैं। पता नहीं क्यों झाड़ियों की राजदारी ने जिस्म के सारे रोए खड़े कर दिए। ये कोई शहर है क्या? कहीं पीछे मुड़कर देखने से जिस्म पत्थर का ना हो जाए। लेकिन एक बच्ची ने पीछे मुड़कर देख ही लिया। यकलख्त चीख मारी और टोली को मबहूत छोड़कर बकटुट भागी। तेंदुआ इस गैर मुतवक्के रद्द अमल से घबरा कर आनन फानन घनी झाड़ियों में गुम हो गया। वो एक घबरा जाने वाला तेंदुआ था, जबकि कुछ तेंदुए बिल्कुल नहीं घबराते। फिर एक हाथी भी लोगों को दिखाई क्या दिया। उसने नाटी पंडिताइन की झोपड़ी की पुआल की छत उखाड़ कर फेंक दी, जो बरसात के पेश नज़र हाल में ही डलवाई गई थी। पहले तो लोग समझे ये काम आंधी का है, लेकिन आंधी तो आई नहीं थी। क्या बगैर आंधी आए घरों की छतें यूं पलक झपकते उड़ जाती हैं कि लोग बारिश में भीगें, धूप से तपें और सर्दी से कांपते जिस्मों को गर्मी पहुंचाने की नाकाम कोशिश करते जाएं? शायद हाँ, शायद नहीं। तभी मालूम हुआ कि ये एक हाथी का काम था जो गांव में दर आया था और उसने केले का बाग भी उजाड़ दिया था। लोगों ने मंसूबा बनाया कि हाथी को घेर कर उसका हांका किया जाए और उसे वापस तराई के जंगलों में धकेल दिया जाए। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता, तब तक तो ख्याल रखना पड़ेगा। जानवरों के मुंह को खून लग गया तो बड़ी मुश्किल होगी। इन बातों को सुनने वाली एक नौजवान लड़की ने हंसकर कहा, हमें अपने भाई के साले से जितना डर लगता है उतना न तेंदुए से लगता है न हाथी से। उसकी माँ ने उसे डांट दिया। जो मुंह में आता है बोले जाती है, कमबख्त कहीं की, समधियाने का बेटा है। लोगों को पता चला कि केले का बाग उजाड़ने में हाथी का ही नहीं भालू का भी हाथ है। और भालू तो अपनी मौजूदगी हाथी से पहले ही दर्ज करा चुका था, जब उसने नोनी साव के कटहल के दरख्त से शहद का छत्ता उतारकर सारा शहद चाट लिया था। नोनी साव बुलाकी का इंतजार कर रहे थे। शहद छत्ते में भर चुका था, किसी जवान गुदराई हुई दोशीज़ा की तरह। बुलाकी धुआं देकर मक्खियों को भगाने और शहद निकालने में माहिर था। जहाँ छत्ता लगता उसे बुलाया जाता। उसके आने से बस एक दिन पहले सरकंडों की बाढ़ फलांग कर एक मोटा ताज़ा भालू घुस आया और पेड़ पर चढ़ गया। अलग सुबह लोगों ने देखा वो मज़े से कटहल के एक तनुमन गुद्दे से टेक लगाए छत्ता तोड़कर शहद उड़ा रहा है। गुस्से में आई मक्खियाँ उसके चारों तरफ भिन भिन करती उड़ रही थीं, बल्कि काट भी रही थीं। घने खुरदुले बालों की वजह से भालू पर इनका कोई असर नहीं हो रहा था। बड़ी शाहाना बेपरवाही से वो कभी कभी एक हाथ हिला देता और बस। घर वाले खामोशी से दरवाज़ा बंद करके अंदर बैठ रहे। वहशी जानवरों को ना छेड़ने में ही आफियत है। जी भरकर शहद खाने के बाद वो बड़े आराम से पेड़ से उतरा और इधर उधर देखता, हवा को सूंघता
اطمینان سے گھنے جنگلوں کے درمیان غائب ہو گیا۔ نونی ساؤ نے فوری طور پر کٹہل کا پھلدار درخت کٹوا دیا۔ انہیں ڈر تھا کہ بھالو پھر شہد کی تلاش میں ادھر آئے گا، نہیں تو پکے کٹہل کھانے کا لالچ تو اسے ضرور ادھر لا سکتا ہے۔ کٹہل تو کٹوایا جا سکتا ہے، لیکن گھر کی بیٹی کو کوئی کٹوا سکتا ہے کیا؟ وہ بھائی کے ساتھ اسکول پڑھنے جاتی تھی، 14 برس کی سلونی لڑکی جس کے چہرے اور جسم پر نمک اترنے لگا تھا۔ ماں روز صبح ڈبے میں ان کا ٹفن ڈالتی، آم کا اچار اور آلو بھری روٹی۔ دونوں جڑواں تھے، لیکن لڑکا 6 روٹیوں سے کم نہیں کھاتا تھا، جبکہ لڑکی 3 سے زیادہ نہیں کھاتی تھی۔ اماں عام طور پر ڈبے میں 10 روٹیاں ڈالتی تھی۔ لڑکی کا جی بھی چاہتا تو چوتھی روٹی کو ہاتھ نہ لگاتی، شاید بھائی کا پیٹ ابھی نہ بھرا ہو۔ لڑکی ہنستی تھی، باپ رے کتنا کھاتا ہے، تو اسے ڈانٹ پڑ جاتی۔ لڑکے کے حساب سے بہت کم کھاتا ہے، لڑکے کے شریر کو زیادہ غذا چاہیے، بڑے کہتے۔ بس دن بھر جس دن گھر میں باپو نے مرغا مارا ہوتا یا تالاب سے مچھلی نکالی ہوتی، اس دن بھی غذا کا تناسب یہی رہتا۔ مرغے یا مچھلی کے ساتھ بھات بنا کرتا تھا، بھائی کے لیے 2 پلیٹ اور اس کے لیے 1 پلیٹ۔ اسکول جاتے وقت اماں ہمیشہ یاد دلاتی، کھانے کا ڈبہ خوب چھپا کے بیگ میں رکھنا، جانور بہت دور سے خوشبو سونگھ لیتے ہیں، پیچھے لگے چلے آئیں گے۔ پہلے ڈبہ پولیتھین میں ڈالا جاتا تھا، پھر اسے اسکول بیگ کے اندر چھپا کر رکھا جاتا۔ 2 میل پیدل کا راستہ تھا۔ راستے میں ندی تھی جو گاتی گنگناتی کنی کاٹ کر نکل جاتی۔ گرچہ یہ پہاڑی علاقہ نہیں تھا، لیکن ندی نشیب میں بہتی تھی اور راستے کا حصہ اونچا تھا۔ افان پر ہوتی تو بھی کبھی اس راستے پر نہیں چڑھ دوڑی تھی، ہنستی تھی، نہیں بھائی اس راستے پر اسکول ہے، بچوں کو نہیں پریشان کرتے۔ پھر بھی ماں باپ ذرا گھبراتے تھے، پانی تو پانی، اس کا سر پھرنے میں کیا دیر لگتی ہے۔ اس لیے جب خوش مزاج باگمتی کو غصہ آتا تو وہ ذرا اس سے دور ہی دور رہنے کو کہتے پانی پر نظر رکھنا، چڑھتا محسوس ہو تو واپس آ جانا، اور ہاں جانور دکھائی دے تو سر جھکا کے چپ چاپ نکل لینا، چھیڑا نہ جائے تو جانور نقصان نہیں پہنچاتے ہیں۔ رات بارش خوب ہوئی تھی، پورا راستہ دھلا ہوا تھا، پھل پھول جانور سب صاف ستھرے، اور درخت ایسے سبز جیسے بارش نے انہیں رنگ دیا ہے۔ پانی تو رنگ دھو ڈالتا ہے، لیکن کاٹھمانڈو کے پہاڑوں کو چھو کر آنے والے بادلوں نے تو جیسے ہرا رنگ اڈیل کے رکھ دیا تھا، بھر بھر بالٹی بھر بھر بالٹی۔ سورج بادلوں کے ساتھ مل کر شطرنجی سائے بنا رہا تھا۔ خواہ مخواہ دل چاہے کہ ناچو۔ اس لڑکی نے جس پر نمک اتر رہا تھا بازو پھیلائے سوں سوں کر کے مٹی کی مہک ناک میں بھری اور گھوم گھوم کر ناچنے لگی۔ کیا کر رہی ہے؟ بھائی چلایا۔ وہ اس سے آدھا گھنٹہ بڑا تھا۔ ماں کا کہنا تھا آدھا گھنٹہ چھوٹا بھی ہو تو بھائی تو بڑا ہی ٹھہرا، اس لیے وہ ضرورت سمجھتا تو ڈانٹ لیتا تھا۔ دیکھ نہیں رہے ناچ رہے ہیں، تم بھی ناچو۔ دیں گے ایک کنٹاپ، اسکول کو دیر ہو رہی ہے۔ سوتنترتا دیوس وہ کیا کہتے ہیں کہ چل رہا ہے ریہرسل۔ ہی لڑکی کی ہنسی کا انداز چڑانے والا تھا، کاہے کی سوتنترتا؟ لیکن پھر وہ ناچتی تھرکتی لڑکی بھائی کے ساتھ کیلی اور کنکروں بھری پگڈنڈی پر سدھے ہوئے قدم بڑھاتی اسکول کے لیے آگے بڑھ گئی۔ بالو ٹھاکر مقامی لفظیات استعمال کی جائیں تو لکھ لوڑھا پڑ پتھر تھے، یعنی جاہل مطلق۔ کسی نے ان کو دستخط کرنا سکھایا تھا، ہندی میں لکھا بالو ٹھاکر۔ انہوں نے پینسل اٹھائی اور جیسے بچے ڈرائنگ بناتے ہیں اس طرح ان الفاظ کی نقل اتاری۔ کئی بار بالو ٹھاکر میں گھس گیا یا ٹھاکر بالو پہ چڑھ دوڑا تو ربڑ سے مٹا مٹا کر اسے درست کیا۔ آخر کار انہیں یہ ڈرائنگ بنانی آ گئی جسے غور سے دیکھا جائے تو بالو ٹھاکر پڑھا جا سکتا تھا۔ جب مردم شماری کے وقت خواندگی کی شرح بھی متعین کی جانے لگی تو بالو ٹھاکر کو دستخط کر لینے کے سبب خواندہ قرار دے کر اعداد و شمار میں 1 کا اضافہ کر لیا گیا۔ لیکن یہ ضرور ماننا پڑے گا کہ خود اپنے دستخطوں کی ڈرائنگ بنانے والے بالو ٹھاکر کے نزدیک تعلیم کی بڑی اہمیت تھی، اور یہی نہیں، ساری کمی بیسیوں اونچ نیچ کے باوجود انہیں اپنی بیٹی سے محبت تھی اور اسے بھی تعلیم دلانا چاہتے تھے۔ بھلے ہی 10ویں کے بعد اس کا بیاہ کر دینے کا ارادہ تھا اور بیٹے کو شہر بھیج کر آگے پڑھانے کا، لیکن 10ویں تک بھی گاؤں میں کوئی لڑکیوں کو نہیں پڑھا رہا تھا۔ اس لیے سرکاری اسکول میں انہوں نے بھائی کے ساتھ اس کا نام بھی لکھوایا تھا، اور کچھ اور لوگوں کو بھی ترغیب دی تھی کہ وہ اپنی لڑکیوں کو اسکول بھیجیں۔
गांव के स्कूलों में सवारी गाड़ी का तस्वुर तो था नहीं, ना ज़रूरत थी। किनारे किनारे बागमती और दोनों तरफ पीपल, बरगद, पाकुर, सेमल, अमलतास और न जाने कौन कौन से छतनार दरख्तों के दरमियान से वो पगडंडी चलती चली गई थी, जिससे गुजर कर गाँव के सारे बच्चे स्कूल पहुँचते थे। फिर नावों पर बैठकर उधर उतरने वाले ग्वाले जो शहर धूप मचाते थे, वो भी इस पगडंडी से होते हुए घाट तक जाते थे। सुबह सुबह इनके एल्युमिनियम के बर्तनों की खनक चिड़ियों की चहचहाट के साथ मिलकर कुदरत के ऑर्केस्ट्रा में एक और साज का इजाफा कर देती थी। लेकिन ये ग्वाले बच्चों से पहले निकलते और बच्चों के बहुत बाद वापस लौटते। स्कूल में दो पुख्ता कमरे थे। एक छोटा सा ऑफिस था और बड़ा सा हाता जिसमें छतनार बरगद खड़ा था। वैसे किनारे किनारे और भी बहुत से पेड़ थे और जंगली झाड़ियाँ जिनके बीच मोर फिरते फिरते थे और अपनी सूरत के ठीक बरक्स करख्त आवाज़ में चिल्लाते थे। इनके अंडे चुराने को लोमड़ियाँ यूं दबे पांव चलती जैसे गर्मियों की दोपहर में घर वालों की आंख बचाकर बाहर निकलने वाले शैतान बच्चे। कभी कभी झाड़ियों से इनकी मोटी मुलायम बालों वाली दुम दिखाई देती, जिससे घसीट कर भागने की हसरत बहुत से बच्चे दिल में पालते रहते थे। मैनाओं के झुंड भर्रा मार के उड़ते, तोते इतना शोर मचाते कि पहाड़ा पड़ते बच्चों को अपनी ही आवाज़ न सुनाई देती। बुलबुलें गीत सुनाती, कबूतर गुटुर गूं करके घूम घूम कर नाचते और कबूतरियों को रिझाते। तो इन सब के दरमियान दो पुख्ता कमरे थे। एक लखो दक लेकिन सरसब्ज हाफ्ता जिसमें 60-65 तालिब इल्मों के नाम दर्ज थे। रोज़ाना हाजिरी मिड डे मील से पहले 20-22 और मिड डे मील के दौरान लगभग 40 होती थी, जो खाना ख़त्म होने के बाद फिर ओरिजिनल तादाद को पहुंच जाती। जो बच्चे शुरू से आखिर तक रहते और बाकायदगी से आते, ये इन घरों के बच्चे थे जो तालीम के बारे में संजीदा थे। आजकल हाजिरी बढ़ गई थी। 15 अगस्त के लिए स्पोर्ट्स के मुकाबले की प्रैक्टिस हो रही थी। एक आध ड्रामा भी खेला जाना था। जो बच्चे इन सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे थे, उन्हें मिड डे मील के अलावा एक तिकोनी पुड़िया में गुड़ चना मिलता था, जिसके बीच से कभी कभी 2 अदद टॉफ़ियाँ भी नमूदार हो जाती थीं और बच्चे खुश होकर कहते, अरे आज तो चॉकलेटो मिला। स्पोर्ट्स में इन्हें मज़ा आता था। फिर 15 अगस्त को झंडा लहराया जाता था, जिसके बाद दोने में मिठाई और नमकीन की माकूल मकदार मिलती थी। लड़कियां सिर्फ जनगण मन और 2-1 देशभक्ति गीतों में शामिल थीं। लड़के स्पोर्ट्स के लिए देर तक रुकते थे। जा तू घर जा, आधा घंटा बड़े भाई ने बहन से तहकुमाना लहजे में कहा। हम कुछ देर रुक लें तो हर्ज क्या है, बहन ने जवाब दिया। ना, तू जा। लड़का कूदता फांता बरगद के नीचे चला गया जहाँ पीटी टीचर थे। लड़की बैठी रही। बड़ी ढीठ है। कोई 2 घंटे बाद लड़का आया तो उसने कदरे नाराज़गी के साथ कहा, ढीठ नहीं डरपोक, लड़की ने दिल में कहा। इधर वो पहले ही चली जाती थी। साथ में 2-4 लड़कियां होती थीं, लेकिन कुछ आगे जाकर उन लड़कियों का रास्ता बगल वाली पगडंडी में मुड़ जाता था। कोई 2 फरलांग का रास्ता लड़की को तन्हा तय करना होता था। पिछले 2-3 दिन से उसने महसूस किया था जैसे कोई इसकी निगरानी कर रहा है। 2 आंखें जो उसको देखती थीं, 2 पैर जो उसके पीछे पीछे किसी साए की तरह चलते थे, कुछ सांसें जो हवा पर तैर कर उसकी गर्दन पर ठहर जाती थीं। ज़रूर कोई तेंदुआ है। तेंदुओं के बारे में सुना था कि वो बड़े सब्र से जानवरों या इंसानों का पीछा करते हैं। तेंदुए ही क्यों, कुत्ते और लगड़ वगड़ भी, और भूत। न जाने कितने पीपल के दरख्तों पर पिच्छल पैरियाँ बसेरा करती हैं। वो सांस रोककर कुछ औरतों के पैर देखती, लेकिन औरतें इस पगडंडी पर शाजो नादिर ही आती थीं। तो क्या हुआ, चुड़ैलें तो एक पेड़ से दूसरे पेड़ सरसराती हुई भी तो ऊपर पहुंच जाती हैं। चल अब तू उठ, लड़की ने खुश खुश बस्ता उठ संभाला। भाई साथ होता था तो इसे किसी चीज़ से डर नहीं लगता था। वो इसका बड़ा भाई था। दोनों ने कांधों पर बस्ते लटकाए और हाथ में हाथ दिए चल पड़े। कुछ दूर तक कुछ लड़के और भी चले, फिर ये दोनों ही रह गए। अगस्त का आसमान कुछ गहरे रंग का हो चला था। लड़के ने बस्ते में रखे छाते को छूकर इत्मीनान किया। अचानक लड़की को ऐसा ही महसूस हुआ जैसे पिछले 2-3 दिनों से महसूस हो रहा था। कोई है, कहीं तो कोई है। उसने भाई की तरफ देखा। वो अपनी धुन में सीटी बजाता चल रहा था। छाता टटोलते हुए इसका हाथ बहन के हाथ से अलग हो गया था। घास सरसराई,
سانپ ہے کیا؟ پیڑوں کی قطار کے درمیان کوئی سایہ سا رینگا۔ بھیا سانپ! لڑکے نے چوکنا ہو کر ادھر ادھر دیکھا۔ نہیں تو، جلدی جلدی پیر بڑھا، بارش آنے کو ہے۔ اب کسی کی سانسیں لڑکی کی گردن پر رینگی، اس کے روئیں کھڑے ہو گئے۔ بھیا! اس نے چیخنا چاہا لیکن آواز نہیں نکلی، قدم جیسے پتھر کے ہو گئے۔ بھائی 2-4 قدم اور آگے ہو گیا تھا، سارا کچھ چشمے زدن میں ہو گیا۔ لڑکی یکایک پلٹی اور اس نے زور کی چیخ ماری۔ یہ کسی کے پلٹ کر چیخ مارنے سے بھاگ جانے والا تیندوا نہیں تھا۔ اس نے لڑکی کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھا اور مضبوطی سے اس کے شانوں اور گردن پر اپنی گرفت مضبوط کی۔ تیزی سے اس کے سبک جسم کو بجلی کی طرح دبوچ کر بائیں مڑ کر گھنے سبزے میں غائب ہو گیا۔ چلتے چلتے اس نے چیخ سے متوجہ ہو جانے اور پیچھے دوڑ پڑنے والے بھائی کو لنگڑی ماری تھی جو منہ کے بل گر پڑا تھا، اور لڑکی اس کی مضبوط گرفت میں یوں کلبلا رہی تھی جیسے سارس کی لمبی چونچ میں آئی ہوئی چھوٹی سی مچھلی۔ گھنے درختوں کے بیچ الجھی بیلوں نے ایک منڈوا سا بنا رکھا تھا۔ اس کے آس پاس کی گھاس اور بڑے پیڑوں کی جھک آئی ڈالیاں ہاتھی نے صاف کر دی تھیں۔ وہیں بھالو اور اجگر کے ساتھ بیٹھا وہ آج کامیابی کی توقع کے ساتھ تیندوے کا انتظار کر رہا تھا۔ آخر سارس کی لمبی چونچ میں کلبلاتی چھوٹی مچھلی کی طرح شانوں پر لڑکی کو لادے وہ نمودار ہوا۔ تینوں نے مسرت بھری چیخیں ماری۔ اچانک بڑی بڑی بوندوں نے جنگل کو آ لیا۔ لڑکا حواس بحال کر کے اٹھا اور چوٹوں کی پرواہ نہ کر کے چھاتا اور بیگ پھینک کر ناک کے سیدھے میں دوڑ پڑا۔ کہیں لڑکھڑایا، کہیں جھاڑیوں سے ٹکرایا، لیکن دوڑتا رہا اور گھر پہنچ کر ہی دم لیا۔ ہاں، اس کی چیخیں تب بھی جاری تھیں، تیندوا لے گیا، تیندوا لے گیا، تیندوا لے گیا۔ لوگ لاٹھی، ڈنڈا، پھاوڑا، کدال لے کر دوڑے۔ کالے بھجنگ لامبے اور مضبوط سمی کی دیوار سے ایک زنگ آلود تلوار لٹکی رہتی تھی، وہ اسے ہی لے کر بھاگا۔ لڑکی نے لرزتی ہوئی پلکیں کھولیں۔ اجگر اپنے بل اس کے گرد کس رہا تھا اور اسے سانس گھٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ بھالو نے دانت نپور رکھے تھے۔ وہ ایک ایسی ہنسی ہنس رہا تھا جو غلاظت میں سنی ہوئی تھی۔ تم لڑکی کے سارے خوف پر حیرت نے غالب آ کر اسے آواز عطا کر دی۔ تم تو گجیندر بھیا کے سالے ہو؟ ہاں، اور اب تمہارا بھائی ہمارا سالہ ہے، ہم چاروں کا، بھالو نے مسرور لہجے میں جواب دیا اور اسے شہد کے چھتے کی طرح نچوڑ کر رکھ دیا۔ کچھ دیر بعد تیندوے نے پنجہ مارا تو اس کی کچی مٹی کی سراہی جیسی گردن ٹپ سے ٹوٹ گئی۔ گردن کے ساتھ وہ لڑکی بھی، نمک جس کے چہرے سے ہوتا ہوا جسم پر اترنے لگا تھا اور جو محض 14 برس کی تھی۔ تبھی تو تیندوا اپنی کھردری زبان سے اسے چاٹ گیا تھا۔ ہاتھی ناراض ہو کر چنگھاڑا، ارے یہ تو مر گئی۔ مرنا تو تھا، یہ گجیندر بھیا کے سالے کو پہچانتی جو تھی۔ تو ہمارے لیے کیا بچا سالو، اتنے دن سے ہم پیچھا کر رہے تھے۔ لڑکی ہے نا، مری کے جندی، پھر ابھی ایک سانس باقی معلوم ہوتی ہے، شریر گرم ہے۔ اس سے قبل کہ وہ سانس بھی ختم ہو، ہاتھی نے اسے سون میں لپیٹ لیا اور پھر کچھ دیر بعد ناٹی مشرائن کے چھپر کی طرح اچھال کر اس گڈھے میں پھینک دیا جو اینٹیں بنانے کے لیے مٹی نکالنے کے سبب گہرا ہو گیا تھا اور جس میں جولائی اگست کی بارشوں نے گدلا پانی بھر دیا تھا۔ سرچ پارٹی کو لاش دوسرے دن ملی۔ تم نے تیندوا دیکھا تھا؟ پولیس والوں نے بھائی سے پوچھا۔ صاف تو نہیں دیکھ سکے تھے، ایک سایہ جیسا تھا، بہن چیخی تھی اور تبھی ہم منہ کے بل گر پڑے تھے۔ تیندوا نہیں، یہ آدمیوں کا کام ہے۔ کتنے آدمی ہوں گے؟ کم از کم 4۔ جب ساری کارروائی کے بعد تیسرے دن لڑکی کا جسم چتا کے شعلوں نے چاٹا تو بالو ٹھاکر زمین پر لوٹ لوٹ کر روئے، ہم نے اسے صرف جانوروں سے ہی کیوں ساودھان کیا تھا۔